Okay, so we'll start with next question. Question number 15. Two blocks of masses m and 2m are connected by a light string passing over a frictionless pulley. As shown in figure, the mass m is placed on a smooth inclined plane. Smooth मतलब friction नहीं है यहाँ पे. Of inclination 30 degree. तो angle of inclination is 30 degree and mass 2m hangs vertically. तो यहाँ पे एक mass है 2m जो vertically hang कर रहा है. If the system is released, the blocks move with an acceleration equal to. अगर मैंने सिस्टम को रिलीज कर दिया तो ये जो ब्लॉक्स है दे विल मूव विथ एक्सेलेरेशन इक्वल टू, ऐसा पूछा है. तो पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लो. द आइडिया हियर इज दैट कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है. तो वी हैव एन इंक्लाइन प्लेन. ऐसा इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास. देन इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है. तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m दिया हुआ है आपको. तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m. देन एक मास है 2m विच इज हैंगिंग. तो ये इंक्लाइन प्लेन था और एक मास है हमारे पास 2m विच इज हैंगिंग. तो यहाँ पे 2m मास है विच इज हैंगिंग. तो ये 2m मास है. इमेजिन दिस इज 2m. यहाँ पे एक पुली है. पुली फ्रिक्शनलेस है. तो देयर इज अ पुली. इस पुली के ऊपर से हमने एक रस्सी को पास कर दिया, स्ट्रिंग को पास कर दिया. तो देयर इज अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर दिस पुली. तो ऐसा सिस्टम होगा, ऐसा सिस्टम आएगा ये. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो, ये जो मास m है, मैं यहाँ पे फिलहाल एंगल थीटा लिख रहा हूँ. ये मास 2m है. आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मास m आपने एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, इसके कंपोनेंट्स कैसे करते हैं. कंपोनेंट्स क्यों करने हैं वो भी समझ लो. मास m है तो वेट mg है और वेट हमेशा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे. अब अगर दो लाइंस में एंगल थीटा है तो इन दोनों लाइंस को जो परपेंडिकुलर दो लाइंस होंगे उसमें भी एंगल थीटा होगा. ये हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस में देखा ही था. तो इफ यू रिमेंबर, अगर दो लाइंस में एंगल थीटा है तो इन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर दो लाइन पे भी एंगल थीटा होगा. ये mg है तो ये mg cos थीटा है और mg cos थीटा को परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा आपका mg sin थीटा. तो यहाँ पे आ जाएगा mg sin थीटा और ये आ गया आपका नॉर्मल रिएक्शन r. हमको पूछा था व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. तो हमने इसको रिलीज कर दिया. तो होगा क्या कि जो 2m है ये नीचे आएगा. अब 2m नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे 2mg फोर्स है. किसी भी मास का वेट होता है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है. तो 2m का जो वेट है 2mg वो वर्टिकली डाउनवर्ड है. इसकी वजह से ये ब्लॉक नीचे आएगा. ब्लॉक नीचे आएगा तो रस्सी नीचे आएगा और रस्सी में टेंशन होता है T. ये रस्सी इस साइड नीचे आएगा तो यहाँ से ऊपर जाएगा. और मैंने आपको बहुत बार बताया है, मैं वापस एक बार बता देता हूँ. आपको अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो ऐसे केसेस में हमेशा नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. व्हाट इज नेट फोर्स? ड्राइविंग फोर्स कौन है? 2mg है. और यहाँ पे एक mg sin थीटा है जो अपोज करेगा. तो क्या लिखोगे? माइनस mg sin थीटा अपॉन टोटल मास कितना है? m प्लस 2m. ऐसे ही आएगा ना, 2m प्लस m टोटल मास. अभी जो थीटा है इसकी वैल्यू तुमको पता है. तो एक्सेशन हो गया 2mg माइनस mg sin 30 अपॉन 2m प्लस m इज 3 है. तो ये आ जाएगा आपका 2mg माइनस साइन 30 होता है 1/2. तो mg बाई 2. 2 में से 1/2 गया, 2 में से आधा गया. 2 में से आधा गया तो 1.5 होता है. 1.5 कितना होता है? 3/2. तो 3mg/2 अपॉन 3m. तो 3m हो गया कैंसल. तो a की वैल्यू आ गई g/2. तो एक्सेलरेशन इज g/2. अब यहाँ पे g/2 दिया नहीं क्योंकि करेक्शन है. तो जो ऑप्शन नंबर सी है इट नीड्स टू बी करेक्टेड, वो होना चाहिए था g/2. ऑप्शन गलत प्रिंटेड थे. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल.
सिर्फ याद रखना ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, ये नेट फोर्स होता है। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास अगर करोगे तो दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अ यूनिफॉर्म मेटल चेन is placed on a rough table such that one end of it hangs down over the edge of the table. When one third of its length hangs over the edge, the chain starts sliding. Then the coefficient of static friction is. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है, तो क्वेश्चन पहले समझ लो कि क्वेश्चन में बोला क्या है। एक यूनिफॉर्म मेटल चेन है। यूनिफॉर्म मेटल चेन का मतलब होता है कि चेन का थिकनेस हर जगह पे सेम होना चाहिए। अगर चेन का थिकनेस हर जगह पे सेम हो, इसका मतलब हर 1 मीटर में सेम मास होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक चेन है जिसका लेंथ 10 मीटर है, उसका टोटल मास 100 किलोग्राम है। लेंथ इज 10 मीटर, मास इज 100 किलोग्राम। तो हाउ मच इज द मास पर किलोग्राम? 100/10, मतलब 10 किलोग्राम पर मीटर। ये तब होता है व्हेन द चेन इज ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, राइट। तो हमको यूनिफॉर्म चेन बोला है, इसको हमने रफ टेबल पे प्लेस कर दिया सच दैट वन एंड ऑफ इट हैंग्स डाउन ओवर द एज ऑफ टेबल। व्हेन 1/3 ऑफ द लेंथ हैंग्स ओवर द एज, द चेन स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। मतलब बेसिकली क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझा तो यू हैव टू इमेजिन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो ये टेबल था, देन वी हैव अ चेन, यहाँ पे एक चेन है। चेन इज सपोज टू बी ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। तो चेन ये यूनिफॉर्म थिकनेस का है और ऐसा सिचुएशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ द चेन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये अगर L है, उसमें से 1/3 हैंगिंग है, मतलब L/3 हैंगिंग है, तो बचा हुआ 2L/3 टेबल के ऊपर है सर। तो 1/3 अगर हैंगिंग है तो क्या होगा, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1/3 से कम लेंथ हैंगिंग है तो चेन नीचे आएगा ही नहीं, क्योंकि चेन को नीचे स्लाइड होने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। और वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन है। रिमेंबर दिस इज, देयर इज फ्रिक्शन। तो जो चेन का पार्ट टेबल के ऊपर है, चेन और टेबल में फ्रिक्शन है। जब तक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है तब तक चेन नीचे नहीं आएगा। जैसे ही 1/3 पार्ट ऑफ द चेन हैंगिंग हो गया, तो इस केस में ये जो पार्ट है ना, इसको मैं पार्ट नंबर 1 बोल देता हूँ। इस पार्ट 1 का मास होगा m1g। ऊपर जो पार्ट है ये पार्ट नंबर 2 है, ठीक है, गुड। तो आपको क्या पूछा है, व्हाट इज आस्किंग यू इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज। मतलब ये जो m1g है ये किसको बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन को। और याद रखना स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब, अगर आपको याद होगा हमने 3 टाइप के फ्रिक्शन सीखे थे। एक टाइप के फ्रिक्शन में क्या होता है, दैट द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, उसको बोलते हो तुम स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर जब ऑब्जेक्ट जस्ट मूव होता है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर तीसरा केस जिसमें ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, उसको बोलते हो काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे सिचुएशन ये दिया हुआ है आपको कि जैसे लेंथ 1/3 ऑफ द लेंथ इज हैंगिंग, द ऑब्जेक्ट विल जस्ट स्टार्ट मूविंग। तो जस्ट स्टार्ट मूविंग मतलब क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब हो क्या रहा है, m1g ने किसको बैलेंस कर दिया, फ्रिक्शन को। m1g ने किसको बैलेंस कर दिया, फ्रिक्शन को। क्लियर। व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन जनरल, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। किसका नॉर्मल रिएक्शन, जो टेबल के ऊपर रखा है, वो जो टेबल के ऊपर है उसका नॉर्मल रिएक्शन होता है, हैंगिंग का नहीं होता है। तो किसका नॉर्मल रिएक्शन, सेकंड पार्ट का। तो m1g इक्वल टू म्यू, व्हाट इज n2, नॉर्मल रिएक्शन n2 क्या होगा, m2g होगा। याद है क्या आपको, जब एक ऑब्जेक्ट को आप एक टेबल पे रखते हो तो जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे सेकेंड पार्ट टेबल के ऊपर है, तो नॉर्मल रिएक्शन किसका, सेकेंड पार्ट का। तो सेकेंड पार्ट का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, m2g, g कैंसल हो गया। तो m1 इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ m2। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर। मैंने आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर मेरे पास 10 मीटर लंबा वायर है और अगर टोटल मास 100 किलोग्राम है, तो हर एक मीटर में कितना मास आ गया, 10 किलोग्राम। तो 2 मीटर में कितना आ गया, 20 किलोग्राम। 3 में कितना आ गया, 4 में कितना आ गया,
तो इसका मतलब पता है क्या बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो आप मुझे बता रहे हो कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो m1 विल बी प्रोपोर्शनल टू l1 एंड m2 विल बी प्रोपोर्शनल टू l2। वेरी गुड। तो यहाँ से जो आपको इक्वेशन मिलेगा, कौन सा इक्वेशन मिलेगा, म्यू इक्वल टू m1 बाई m2, m1 बाई m2, m1 बाई m2 क्या मिल गया आपको, l1 बाई l2, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो म्यू इक्वल टू m1 बाई m2 बट m1 बाई m2 इज l1 बाई l2। व्हाट इज l1, इसको l1 बोला है ना, l बाई 3 इसको क्या बोला है, l2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपॉन 12 बाई 3, l बाई 3 l बाई 3 कैंसल, तो कितना आ गया 1/2, तो 1/2 है ना ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, बराबर। गुड। अगला क्वेश्चन, अ ब्लॉक मूविंग ऑन अ सरफेस with velocity 20 meter per second comes to rest because of surface friction over a distance of 40 meter. Taking g value as 10 meter per second square, the coefficient of dynamic friction is. सिंपल क्वेश्चन है बहुत, एक ब्लॉक है जो ऑलरेडी मूविंग है एक सरफेस पे विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड क्या है, ये इनिशियल स्पीड है, क्या है ये, इनिशियल स्पीड। कम्स टू रेस्ट, अभी कम्स टू रेस्ट का मतलब क्या होता है, फाइनल स्पीड कितना, 0, तो फाइनल स्पीड कितना हो गया, 0 बिकॉज ऑफ सरफेस फ्रिक्शन। तो स्पीड 20 से 0 होने के लिए कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 40 मीटर। तो आपको पूछा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। अब चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन हो चाहे डायनामिक फ्रिक्शन हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज म्यू टाइम्स ऑफ एन, ये पता होना चाहिए, दिस इज जस्ट फॉर यू टू नो। ओके, देखते हैं इसका यूज होगा तो होगा, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ ये पता होना चाहिए, हमको u पता है 20 मीटर पर सेकेंड, हमको v पता है 0, ठीक, करेक्ट, राइट। उसके बाद हमको और क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर, सही है। यहाँ से तुमको a मिल जाएगा, a कैसे मिलेगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, सिर्फ प्लस के यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस क्योंकि रिटार्डेशन का केस है, तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी 20 का स्क्वायर कितना 400, माइनस 2 इंटू ए इंटू एस कितना 40, तो यहाँ से तुमको मिल गया 80a इक्वल टू 400, तो a की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 1 और 5 होगा ना ये, तो a की वैल्यू मिल गई आपको, रिटार्डेशन की वैल्यू मिल गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पूछा क्या था, आपको पूछा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। आप कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन कैसे फाइंड करोगे, यू नो फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन फोर्स तो फोर्स है, तो फोर्स क्या होता है ma, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है mg, mm क्या हो गया कैंसल, तो a क्या आ गया म्यू g, तो म्यू क्या आ गया a बाय g, a की वैल्यू कितनी है 5, g की वैल्यू कितनी बोली है 10, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 मतलब कितना 0.5, तो 0.5 आंसर में होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, गुड। अगला क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा हम लोग सिंपल से थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे। ब्लॉक ए ऑफ मास m and block B of mass 2m are placed on a fixed triangular wedge by means of a massless inextensible string and a frictionless pulley as shown in figure. The wedge is inclined at 45 to the horizontal on both the sides. तो दोनों साइड पे जो वेज है वो 45 डिग्री पे है, ओके। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड द वेज इज 2/3, मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है वो 2/3 है, एंड दैट बिटवीन ब्लॉक बी एंड द वेज इज 1/3, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है वो 1/3 है। मतलब इनका बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों साइड पे फ्रिक्शन की वैल्यू सेम नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, दोनों साइड पे फ्रिक्शन सेम दिया होता है, इसका मतलब यहाँ पे जो सरफेस है ये थोड़ा सा ज़्यादा रफ है क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, और इस साइड के सरफेस पे थोड़ा सा रफनेस कम है, राइट। तो बी जहाँ पे है वहाँ पे रफनेस कम है तो फ्रिक्शन कम है, ओके। एंड बोथ ब्लॉक्स ए एंड बी आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, अभी मैंने ए और बी को रेस्ट से रिलीज कर दिया। एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी, तो ए का एक्सेलरेशन पूछा है, तो मैं वापस एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग।
क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं कि क्या है। तो सिचुएशन इज समथिंग लाइक दैट। हमारे पास एक सिस्टम है, ओके। इस सिस्टम में ए ब्लॉक है जिसका मास m है, बी ब्लॉक है जिसका मास 2m है। दोनों साइड पे एंगल सेम है। कई बार ऐसा होता है कि एंगल अलग अलग दिए होते हैं, 30 60 ऐसा अलग अलग दिया होगा आपको, यहाँ पे सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या सेम नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन सेम नहीं है। जहाँ पे ए रखा है वहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 2/3 है, मतलब 0.66। और जहाँ पे 2m रखा है वहाँ पे 1/3 मतलब 0.33। तो दोनों साइड फ्रिक्शन सेम नहीं है। आपको पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो ए या बी सेम एक्सेलरेशन होगा। तो एक काम करो, ये नीचे आएगा। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, तो यू मस्ट ऑलवेज नो यहाँ पे होगा m2g sin 45, करेक्ट। क्योंकि इधर का कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, साइन वाला कंपोनेंट, साइन ऑफ एंगल। और m2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2, 2m, तो क्या लिखेंगे 2mg sin 45। सिमिलरली यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा a का, फिर वो कौन होगा, mg sin 45, करेक्ट। और साइन को परपेंडिकुलर होता है कौन, cos। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका mg 2mg की मास 2m है, 2mg cos 45। और ये है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट R2। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा आएगा, यहाँ पे ये कंपोनेंट बन जाएगा आपका mg cos 45। और यह आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन पहले का, पहला मतलब ए का, दूसरा मतलब बी का, ऐसा इसका मतलब होता है तो क्लियर। ऐसे आपके पास फोर्सेस है। फिर आपको पता होना चाहिए क्योंकि वायर सेम है तो टेंशन सेम है, और टेंशन का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। मैं 2m से देखूंगा तो मुझे दिखेगा कि वायर ऊपर बांधा हुआ है, मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे दिखेगा नीचे बांधा हुआ है। मैं ए से देखूंगा तो मुझे टेंशन ऊपर की तरफ दिखेगा, ऊपर से देखूंगा तो नीचे की तरफ दिखेगा। और क्योंकि ये वायर सेम है तो टेंशन भी सेम है। आपको क्या पूछा है, एक्सेशन ऑफ ए, बराबर। आई गिव यू शॉर्टकट वे ऑफ सॉल्विंग दिस। पहले तो इतना पता होना ही चाहिए आपको, ये बहुत बेसिक चीज है। फिजिक्स के लिए जेई नीट अगर करना है, ये तो अभी सीईटी के क्वेश्चन चल रहा है, ये बहुत बेसिक चीज है। कंपोनेंट्स करना यू शुड नो। किसका एक्सेलरेशन पूछा है, ए का। तो पहले तो ये बताओ कि ए ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ए ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ऊपर। तो A is accelerating upwards and B is accelerating downwards. A और B का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड विद द सेम स्ट्रिंग। तो तुम B का निकाल लो, A का निकाल लो, डज नॉट मैटर रियली, कोई भी एक फाइंड कर लो। अभी A का बोला तो चलो A की बात कर लेते हैं। मैंने आपको एक बार बताया था, कोई भी सिस्टम जब ऊपर जाता है तो फोर्स कैसे निकालते हैं, मास इंटू G प्लस A, राइट, करेक्ट। हमको तो ए चाहिए, तो ए कैसे निकालेंगे वो भी सोचना पड़ेगा। वेल बाय द वे, अब तक मैंने फ्रिक्शन की बात नहीं की, मुझे भी फ्रिक्शन भी बताना पड़ेगा। फ्रिक्शन है यहाँ पे फ्रिक्शन है, याद रखना, फ्रिक्शन भूलना नहीं। अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होता है। ये हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑब्जेक्ट बी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगा, क्योंकि फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिंग फोर्स। If the object is moving down, friction is upwards. If the object is moving up, friction is downwards. तो ये पहले क्लियर होना चाहिए। फिर एक्सेलरेशन फाइंड करने का तुमको जो मैंने फॉर्मूला बताया वो ही डायरेक्ट यूज कर लो। मैंने क्या बताया था आपको, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, ऐसा बताया था ना मैंने आपको, बहुत बार यूज कर लिया। नेट फोर्स क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स मतलब सिस्टम को नीचे कौन लेके आ रहा है, उसको अपोज कौन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज नेट फोर्स। फाइन, तो आपको समझ में आ जाएगा नेट फोर्स मतलब क्या। नेट फोर्स मतलब सिर्फ एक फोर्स है जो सिस्टम को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, ये अपोज करेगा फ्रिक्शन, और ये भी क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो कौन सा फोर्स सिस्टम को नीचे लाएगा, 2mg sin 45। अपोज कौन करेगा, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन एंड आल्सो फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन एट ए। और कौन अपोज करेगा, mg sin 45। बोला कि अपोज कैसे कर रहा है, अरे ये इसको नीचे लेके जा रहा है, ठीक है। फिर ये ऑब्जेक्ट ए कहाँ जाएगा,
कहाँ जाएगा? ऊपर। लेकिन ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो नीचे कौन खींच रहा है? ये दोनों फोर्सेस नीचे खींच रहे हैं, बराबर ना? तो ये दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। किसको अपोज कर रहे हैं? ए को, मतलब किसको? बी को, राइट? वापस से एक बार सुन लो अच्छे से। बी नीचे जाने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ 2mg sin 45, फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, यस। और बी नीचे जाएगा तो ए ऊपर जाएगा, लेकिन ए ऊपर जा रहा है तो ए पे दो फोर्सेस नीचे की डायरेक्शन में है। कौन से? mg sin 45 और fa। तो ये क्या करेंगे? अपोज करेंगे। तो ओवरऑल नेट फोर्स इज ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स कौन है? 2mg sin 45 माइनस अपोज कौन कर रहा है? उसका खुद का फ्रिक्शन और ए का फ्रिक्शन और mg sin 45। तो ऐसा इस क्वेश्चन को आपको सोचोगे तो सॉल्व हो पाएगा ये क्वेश्चन। यू हैव टू थिंक इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। अपॉन टोटल मास कितना है? 3m, b का 2m और a का m। यहां तक क्लियर? तो 2mg sin 45 और mg sin 45 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो कितना आ गया? mg sin 45, बराबर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को मैंने यहाँ पे r से डिनोट किया, तो r। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू b, तो कोएफिशिएंट b का और यहाँ पे a का, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन b का और यहाँ पे a का, अपॉन 3m, बराबर? करेक्ट, गुड। देन वैसे इस टाइप के क्वेश्चन ना जेई नीट में ज़्यादा आते हैं। अभी आपके सीईटी के सेट में दिया है तो हमको सॉल्व करना चाहिए। वी शुड नॉट रन अवे फ्रॉम क्वेश्चंस। तो यह आ जाएगा mg sin 45। व्हाट इज म्यू फॉर सरफेस b? 1/3 बोला था ना? 1/3 बोला है कि नहीं? यस। तो म्यू फॉर b इज 1/3। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन फॉर b? ये डायग्राम देख के बताओ। नॉर्मल रिएक्शन फॉर बी क्या है? 2mg cos 45। कितना है? 2mg cos 45 माइनस 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 1/3। 1/3 सही है, सही है, गुड। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन फॉर ए? mg cos 45, mg cos 45, mg cos 45। हाँ, 2/3। अच्छा, उल्टा है, वेरी गुड। ये कितना था? 2/3 था, सही बात है, ये 2/3 था। बराबर, गुड, ओके। देन अपॉन क्या? 3m। तो a की वैल्यू क्या आएगी? -2/3 माइनस 2/3, दो बार 2/3 हो गया ना? अरे बाबा, mg sin 45 -2/3 तो दो बार हो गया, -4/3 mg cos 45 अपॉन 3m। sin 45 cos 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। तो mg/√2 -4/3 mg/√2 अपॉन 3m। अब इसको कॉमन निकाल लो, mg/√2 को कॉमन निकाल लो, क्या आ गया? 1 - 4/3 अपॉन 3m। इसको सॉल्व करेंगे। व्हाट इज 1 - 4/3? माइनस 1/3। तो mg/√2 -1/3 अपॉन 3m। तो आंसर आ जाएगा आपका -mg। mm तो कैंसिल हो जाएगा, mm कैंसिल, तो कितना आ गया? -g√2, 3 × 3 9। सही है, ऐसा आपको दिखने को मिलेगा ही नहीं, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है आंसर? नहीं। अब क्यों नहीं? उसका रीजन है, देयर इज समथिंग दैट वी हैव डन रॉन्ग। थोड़ा सा कुछ गलत हुआ, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ। थोड़ा सा कुछ गलत हुआ तो थोड़ा ध्यान देना। हमने क्या लिखा? नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। थोड़ा अगर ध्यान देते तो ड्राइविंग फोर्स अकेला 2mg sin 45 नहीं है। ड्राइविंग फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट है। किन दोनों का? 2mg sin 45 का और किसका? fb का। ठीक है, मतलब बेसिकली मुझे यहाँ पे एक ब्रैकेट डालना पड़ेगा।
माइनस अपोजिंग फोर्स, ये दोनों मिला के है, ये दोनों ऐड करके, दोनों नीचे पॉइंट कर रहे थे ना, तो माइनस ये दोनों ऐड करके है, ऐड करके मतलब बीच में क्या लिखूंगा मैं, प्लस, ऐसा आएगा, बराबर, करेक्ट, सही है, करेक्ट। अब फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वही आने वाला है ना वापस से, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, एफ ए क्या हो जाएगा माइनस, और एम जी साइन 45 क्या हो जाएगा माइनस। तो फिर हमने तो लिखा ही है ना वो, डिड वी नॉट राइट इट डाउन, लिखा ना, वैसे तो लिखा था हमने, ऐसे लिखा था कि नहीं, लिखा था ना ऐसे, हाँ, तो यहाँ पे गलती नहीं है, ये करेक्ट है। फिर अभी गलती कहाँ पे है वो चेक करना पड़ेगा आपको, कहाँ पे गलती है। ये करेक्ट हो गया, 3m करेक्ट है, ठीक है। What was coefficient of friction between B and surface? B and surface कितना है 1/3, तो अभी 1/3 लिखा क्या, 1/3 लिखा, यस। और नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू B कितना है 2 mg cos 45, वो भी ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू B, ये भी ठीक है, 2 mg cos 45, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2/3 है, यस। नॉर्मल रिएक्शन is 2 mg cos 45, वो भी ठीक हो गया। तो 2/3 अगर वो कैंसिल हो जाए, अगर ये कैंसिल हो जाता तो शायद हमारा आंसर बन पाएगा। एक मिनट देखने दो, वो अगर कैंसिल हो गया तो mg sin 45 रूट तो नहीं आएगा, फिर भी नहीं आएगा आंसर, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। तो 2/3 और 2/3, 2 into 2/3 दैट इज 4/3, 4/3 आ गया cos 45, 45 एंगल था दोनों, यस, दोनों 45 एंगल था, तो ये भी करेक्ट है। फाइन, इफ आई टेक आउट mg by रूट 2 कॉमन आ गया, 1 बचा, -4/3 बचा, तो ये आ गया आपका -1/3 mm कैंसिल हो गया g, और ये आ गया आपका 9 हो, ओके फाइन, करेक्ट है। मतलब अभी मुझे सिर्फ कैलकुलेशन करने रह गया, तो नथिंग इज रॉन्ग, सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो क्या आ गया ऊपर क्या आ गया -g, और नीचे क्या आ गया √2 इंटू 9, 3 into 3 9 होता है ना, हाँ 9 होता है, वेरी गुड। तो इसको सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो देखते हैं कि क्या आता है। ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं -1 के आसपास आएगा, नेगेटिव आंसर दिया ही है आपका। -1 के आसपास क्यों आएगा उसका भी रीजन है, 9 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो 1.5 ले लेता हूँ, 9 इंटू 1.5 इज 13.5, ऊपर 10 है, तो -10/13.5, मतलब 1 से थोड़ा छोटा है लेकिन नेगेटिव नंबर है। तो हमारे को जो क्लोजेस्ट जो आंसर मिल रहा है ना, नियरेस्ट क्या है, तो -1 लिखना पड़ेगा, राइट। ऐसे केसेस में आपको नियरेस्ट आंसर लिखना पड़ता है, तो नियरेस्ट आंसर -1 है तो -1, 1 से छोटा ही आएगा, लेकिन क्योंकि नियरेस्ट -1 है तो -1। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने अभी आपको जस्ट बोला था कि कई बार दोनों के दोनों इंक्लिनेशन एंगल सेम नहीं होते, तो ऐसा केस हो सकता है 30-60। अब क्या बोला है, 2 ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मासेस m एंड m, 2 ब्लॉक्स है इक्वल मासेस है m एंड m, रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्मूथ फिक्स्ड वेज। इन दोनों को A पॉइंट से रिलीज कर दिया मैंने, एज शोन इन फिगर। द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द 2 ब्लॉक्स इज, तो जो 2 ब्लॉक्स है इनके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg sin 30, वेरी गुड। और यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg sin 60, वेरी गुड। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है एक्सेलरेशन, क्या पूछा है, व्हाट इज फोर्स, मास इनटू, तो तुमने यहाँ पे क्या लिखा, मास इनटू, तो मास को भूल जाओ, क्यों भूल जाओ, तुमको पूछा क्या है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कौन सा कंपोनेंट है यहाँ पे, g sin 30, और यहाँ पे क्या है g sin 60। और अगर आपको पता तो होगा ही, व्हाट इज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180, उसमें से 30-60 तो ये हो गए, तो ये बचा कितना, वेरी गुड। तो अगर आप इसको अच्छे से नोटिस कर रहे हो, एक एक्सेलरेशन g sin 30 है और दूसरा यहाँ पे g sin 60 है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, दोनों को परपेंडिकुलर।
ये कौन था, g sin 30, मतलब कितना, g/2, g/2 होता है ना, ये sin 30 कितना होता है 1/2, g sin 60 g√3/2, तो ये कितना है g√3/2 है, बराबर यहाँ तक, राइट। अब एक काम करो, इस एक्सेलरेशन को मैं g1 बोल देता हूँ, इसको मैं g2 बोल देता हूँ। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट कहाँ जाता है? इफ आई हैव टू वेक्टर्स perpendicular to each other, where is resultant? Along the diagonal. Very good. Or what is the formula for finding out net acceleration? अरे फोर्सेस, वेक्टर्स, एक्सेलरेशन भूल के कैसे चलेगा? मेरे पास अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट होता है अंडर जी, यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, लेकिन थीटा की वैल्यू 90 है, कॉस 90 जीरो है, तो अंडर रूट ऑफ g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर, तो g1 कितना है, g/2 है, g/2 का स्क्वायर क्या आएगा, g²/4, g2 कौन है, √3 2g, √3 का स्क्वायर कितना 3, g का कितना g², और ये कितना 4, तो g²/4 प्लस 3g²/4, 4g²/4, इसका क्या रूट, तो क्या आ गया g, तो g है, देखो ऑप्शन में g है क्या g, ऑप्शन नंबर ए। तो जब आपको ऐसे केसेस में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना हो, मैंने ऐसे केसेस क्यों बोला, क्योंकि अगर आपको याद होगा मैंने आपको थ्योरी में सिखाया था, एक सिस्टम का अगर आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो क्या करते हो, m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा करते हैं ना। वेलोसिटी फाइंड करना हो सेंटर ऑफ मास का तो m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर पोजीशन वेक्टर फाइंड करना हो तो m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मैंने m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2 क्यों नहीं यूज किया, उसका रीजन था, वो भी समझ लेना कि ये डायरेक्टली क्यों किया। फिर जब मुझे सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, क्या पता है, क्या पता है, m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2, फिर मैंने वो क्यों नहीं यूज किया। देखो ऐसा है, वो कब यूज करते हैं और वो कब यूज नहीं करते वो समझना पड़ेगा। वो तब यूज करते हैं जब दोनों ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंटली मूव हो रहे हो, इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंटली मूव नहीं हो रहे हैं, ये दोनों एक कॉमन सरफेस के ऊपर मूव हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका जो एक्सेलरेशन होता है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट होता है। तो m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2 कब हो, जब दोनों ऑब्जेक्ट्स इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली मूव हो रहे हो। यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स किसके ऊपर, एक कॉमन सरफेस के ऊपर मूव हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड करना और उन दोनों का क्या करोगे, रिजल्टेंट निकालोगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। अब ये क्वेश्चन जोक है, एब्सोल्युटली अ जोक। क्वेश्चन नंबर 20 क्यों बताता हूँ। A block B is pushed momentarily along a horizontal surface with an initial velocity v। तो ये जो ब्लॉक B है इसको मैंने मोमेंटरली पुश कर दिया विथ इनिशियल वेलोसिटी v। नॉर्मली हम इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, इन्होंने v बोला है, कोई बात नहीं। If the coefficient of sliding friction between B and the surface is mu, block B will come to rest after a time। तो क्वेश्चन समझा, हमारे पास एक ब्लॉक बी था, एक सरफेस पे था, उसको हमने मोमेंटरीली मतलब थोड़े टाइम के लिए धक्का दे दिया। इनिशियल वेलोसिटी कितना है उसका, v, राइट। फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड सरफेस कितना दिया हुआ है, म्यू। तो फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है, रिटार्ड करता है। तो कितने टाइम के बाद स्टॉप होगा ऐसा पूछा है। दिस इज अ जोक, एब्सोल्युटली अ जोक। यार ध्यान दो, आपके पास इंफॉर्मेशन किसका है, इनिशियल वेलोसिटी का, और किसका है, फाइनल वेलोसिटी का, और पूछा क्या है, टाइम। क्या पूछा है, टाइम। तो v इक्वल टू u प्लस at। v की वैल्यू कितनी, u को क्या बोला है, v, और आपको पता होना चाहिए a, अभी मैंने आज ही बताया, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे a की वैल्यू क्या होती है,
म्यू जी, अगर फ्रिक्शन हो तो व्हाट इज ए वैल्यू ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद फ्रिक्शन, म्यू जी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, म्यू जी, और साथ में क्या है टी, साथ में क्या लिखेंगे माइनस साइन क्यों, क्योंकि ये क्या है रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है। तो म्यू जी टी इक्वल टू क्या बन गया वी, तो टी क्या बन गया वी बाय म्यू जी, तो वी बाय म्यू जी। दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन तो है। अगला क्वेश्चन, अ मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम, एक मार्बल है दिस इज अ जोक, ध्यान दो, पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना ही समझ में आ गया आंसर क्या आ सकता है। मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम लाइंग ऑन आइस, एक मार्बल का ब्लॉक है वो आइस के ऊपर रखा है, उस मार्बल के ब्लॉक का मास है 2 किलोग्राम। व्हेन गिवन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, इट इज स्टॉप बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड, देन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। ठीक, ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन क्या फर्क पड़ता है, सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे ब्लॉक मार्बल का है और यहाँ पे जो टेबल है वहां पे क्या बोला है आइस बोला है। तो ब्लॉक मतलब मार्बल ब्लॉक और सरफेस क्या है आइस है। इनिशियल वेलोसिटी कितना था v और फाइनल कितना है 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट हो गया स्टॉप। कितने टाइम में स्टॉप हुआ उस क्वेश्चन में 10 सेकेंड में, और तुमने यहाँ पे क्या फाइंड किया था टाइम। वही सेम क्वेश्चन है, वहां पे भी ब्लॉक था यहाँ पे भी ब्लॉक है, वहां पे इनिशियल वेलोसिटी था यहाँ पे भी इनिशियल है 6, वहां पे भी ऑब्जेक्ट स्टॉप हुआ था यहाँ पे भी स्टॉप हुआ, वहां पे टी टाइम में स्टॉप हुआ था यहाँ पे 10 सेकेंड्स में हुआ। क्या फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या आपने अब भी क्या किया t इक्वल टू वी बाय, तो म्यू क्या आएगा v बाई टी इंटू जी। वी कितना है 6, t कितना है 10 और g कितना है 10, तो 6 बाय 100 कितना होता है 0.06, ऑप्शन सी। क्लियर, राइट, गुड। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ बॉल ऑफ मास m1 इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। हमारे पास एक बॉल है जिसका मास m1 है, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, इट कोलाइड्स हेड ऑन इलास्टिकली, इंपॉर्टेंट, कोलिजन इज हेड ऑन इलास्टिक विथ अ स्टेशनरी बॉल ऑफ मास m2। तो वो पहले पूरा समझ लेना, जो पहला बॉल था उसका इनिशियल वेलोसिटी v था, जो दूसरा बॉल है उसका इनिशियल कितना है 0 है, क्योंकि वो रेस्ट पे है। पहले बॉल का मास कितना है m1, दूसरा कितना है m2। द वेलोसिटी ऑफ बॉल बिकम्स v/3 आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन पहले बॉल की वेलोसिटी कितनी हो गई v/3, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। देन द वैल्यू ऑफ रेशो ऑफ m2/m1 इज, तो आपको पूछा है व्हाट इज m2/m1। क्वेश्चन समझ में आया। कोलिजन का केस है, एक बॉल है जिसका मास m1 है, उसका इनिशियल वेलोसिटी v है, ये जाके एक दूसरे बॉल से कोलाइड कर रहा है, जो दूसरा बॉल वो रेस्ट पे था, मतलब u2 की वैल्यू 0 है। कोलिजन के बाद पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई v/3, आपको पूछा रेशियो ऑफ m2/m1, और कोलिजन कौन सा है हेड ऑन इलास्टिक। कौन सा कोलिजन है हेड ऑन इलास्टिक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, कोलिजन किसी भी टाइप का हो, व्हाट इज ऑलवेज कंजर्व्ड linear momentum, very good। तो according to conservation of linear momentum, according to conservation of linear momentum, and I hope you remember m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2। m1 और u1 को कितना बोला है v, u2 कितना है 0, m1 और इसको क्या बोला है v/3 बराबर m2 v2। तो इसको शिफ्ट कर दो, m1 v माइनस m1 v/3 इक्वल टू m2 v2। 1 में से 1/3 गया, क्योंकि ये 1 है ये 1/3 है, तो कितना है 2/3। 1 में से क्या गया 1/3 है ना। अरे m1 भी कॉमन निकालोगे तो 1 - 1/3 बचेगा ना। हाँ, तो 2/3 m1v इक्वल टू m2v2। हमको क्या फाइंड करना था
m2/m1, हमको m2/m1 फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ v2 को यहाँ लेके आऊंगा और m2/m1 बन गया इक्वेशन नंबर 1। अगर मुझे m2/m1 फाइंड करना है तो मुझे किसकी जरूरत है, v2 की। किसकी जरूरत है? अब ये v2 कैसे फाइंड होता है? ये कोलिजन कौन से टाइप का दिया हुआ है आपको? हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो अगर आपको याद होगा, फॉर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, फॉर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन अगर आपको याद होगा तो होना चाहिए u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1 आता है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, हमने क्लास में डिराइव किया हुआ है। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि थ्योरी अगर पता है तो ही फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं, राइट। कई जगह पे बोलेंगे आपको थ्योरी छोड़ दो, इम्पोर्टेंट नहीं है, और मैं एक सजेशन दूंगा, क्लास छोड़ दो अगर ऐसा किसने बोला तो, क्योंकि उसके बिना तो नहीं होगा, थ्योरी के बिना होता ही नहीं है। व्हाट इज u1? v। व्हाट इज u2? v2 तो फाइंड करना था। व्हाट इज v1? v/3, राइट। तो v, अब ये जो था इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस v/3 इक्वल टू क्या आएगा, v2। वेरी गुड। तो ये कितना हो गया, 4v/3। तो v2 मिल गया। तो ये v2 इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 था m2/m1 इक्वल टू 2v/3v2, ऐसे था, यस। और v2 क्या है, 4v/3। वेरी गुड। 3 कैंसल, 1 जा एंड 2 जा, ये भी कैंसल। तो m2/m1 कितना आया, 1/2। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि 1/2 दिया ही नहीं है आपको, 2 दिया है, मतलब 2:1 दिया हुआ है। तो m2/m1 अगर 1/2 है तो m1/m2 कितना है, 2। ऑप्शन में क्या दिया है, 2 दिया है ना, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। गुड। तो आपको m2/m1 नहीं पूछा था, आपको m1/m2 पूछा था। अगला क्वेश्चन, एंड अच्छा, और एक दो क्वेश्चंस है वो हमको करने चाहिए, हम लोग करेंगे सॉल्व ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 23 अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि गलत क्वेश्चन है इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। गलत मतलब क्वेश्चन पूरा प्रिंटेड ही नहीं है। मुझे इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पसंद आते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स इट टेल्स मी दैट तुमको थ्योरी कितना समझ में आया। देखो अभी ऐसा क्वेश्चन पढ़ो, 2 स्फेरिकल बॉडीज ऑफ सेम मास m, मतलब m1 और m2 दोनों का मास सेम है, m है, आर मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u1 इक्वल टू v1 और u2 इक्वल टू v2। दीज कोलाइड परफेक्टली इनइलास्टिकली। अगर आपको याद होगा, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में द टू ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी, और उस केस में मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है ना, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। मैंने नोट्स में दिया भी है वो इक्वेशन, चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। और याद रखना मेरा अप्रोच थोड़ा अलग रहता है, जहाँ पे मुझे डाउट है कि आपको याद नहीं रहेगा, मैं वहाँ पे जानबूझ के कुछ ना कुछ गलती करूँगा, फिर बताऊँगा करेक्ट करो। तो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में 1/2 प्रिंट नहीं हुआ था, मैंने बाद में बताया था कि अभी लिखो वहाँ पे, उसका रीज़न ये था। इस क्वेश्चन में तुमको बताया ही नहीं है कि क्या फाइंड करना है, बोला है कुछ नहीं, आपको पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और समझा कैसे, कि वही पूछा, मैं बताता हूँ कैसे समझा। क्वेश्चन में क्या दिया है, तो दिया क्या है वो ठीक है, पूछा क्या वो पता नहीं, ठीक। तो मुझे कैसे पता लगा कि मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला, हाफ mv²। हाफ को साइड में रखो, वो तो नंबर है, m इंटू v²। देखो mv² का फॉर्म आ गया, सेम फॉर्म है ये, यस करेक्ट, बराबर है ना। अब क्योंकि कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो हमने परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का ही एक्सप्रेशन डिराइव किया था। और वो कैसे समझा कि लॉस ही पूछा होगा, माइनस 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 एंड माइनस। माइनस कब होता है, जब लॉस हो, जब काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है तभी लॉ माइनस होगा ना, बढ़ रहा होगा तो प्लस लिखोगे ना। तो यहाँ पे क्या लिखा था बीच में, माइनस। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का केस अगर तुमको याद होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, हाफ m1 m2 अपॉन m1
प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 स्क्वायर, u1 माइनस u2 का स्क्वायर, m1 ये m है, m2 भी ये m है, ये m प्लस m है, ये u1 को v1 बोला है, u2 को v2 बोला है, ऊपर हो गया m स्क्वायर, नीचे हो गया 2m, एक m हो जाएगा कैंसल, तो v1 माइनस v2 स्क्वायर, एक m यहाँ से कैंसल, तो ये हो गया m/4 v1 माइनस v2 का स्क्वायर। देखो देखो m/4 v1 माइनस v2 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। तो थ्योरी पता होगा तो तुम इनफैक्ट क्वेश्चंस को भी करेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन में हमको पता ही नहीं था कि क्या फाइंड करना है, तो खुद के कॉन्सेप्ट से समझ में आया कि दे मस्ट बी आस्किंग व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अगला क्वेश्चन, दिस इज अ जोक। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ये तुम खुद करोगे। दिस इज अगेन अ जोक, मैं बताता हूँ क्यों। टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 kg एंड 2 kg, m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2 आर लोकेटेड एट, तो पहला पार्टिकल कहाँ पे है, 0 0 पे है। दूसरा पार्टिकल कहाँ है, 1 0 पे है, बराबर। पहला पार्टिकल ओरिजिन पे है 0 0, दूसरा कहाँ है 1 0, मतलब एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है, करेक्ट। क्या पूछा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। मुझे बताओ हाउ डू यू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, y कोऑर्डिनेट m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ y1 y2 दोनों 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट 0 ही आएगा। क्या आएगा, एक ही ऑप्शन है, दिख रहा है, खत्म। जब मेरे पास दो पार्टिकल्स है, अगर दोनों का सेंटर ऑफ मास तुमको फाइंड, मतलब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए बोला है, और दोनों का इंडिपेंडेंटली y कोऑर्डिनेट 0 है, तो तुम क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे m1 y1 प्लस m2 y2, तो y1 y2 दोनों ही 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट भी क्या आएगा, और एक ही ऑप्शन था, तो सॉल्व क्यों करना है तुमको, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन दैट वी विल सॉल्व। ये भी वही क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछे, यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर पूछा है। टू बॉडीज ऑफ मास 1 and 3 किलोग्राम, 1 kg 3 kg हैव पोजीशन वेक्टर्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड -3 i कैप -2j कैप प्लस k कैप रिस्पेक्टिवली। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम हैज अ पोजीशन वेक्टर, आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम का पोजीशन वेक्टर पूछा है। तो इफ यू रिमेंबर, आर बार था m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 1 है, r1 की वैल्यू 1 मतलब i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, m2 की वैल्यू 3 है और r2 की वैल्यू दी हुई है -3 -2, -3 i कैप -2j कैप प्लस k कैप। m1 is 1 and m2 is 3, तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप -9 i कैप -6j कैप प्लस 3 k कैप अपॉन 4। i कैप में से 9 i कैप गए तो -8, 2j में से 6 गए तो -4, एक k कैप में 3 ऐड हो गए तो 4 k कैप, डिवाइड बाय, सबको डिवाइड बाय 4 कर दो, तो -2 i कैप -j कैप प्लस k कैप, तो -2 -j प्लस k कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। डन। So that is the end of CET part of this chapter.